रिक्शा रुकते देखकर वो परेशान हुई। भाई क्यों रोका है कि खराब हो गई है? वो परेशानी से रिक्शे वाले से बोला, बाजी आगे पुलिस है, चेकिंग वगैरह कर रहे हैं, ऐसे नहीं जाने देंगे वो। रिक्शे वाले ने पीछे की तरफ इशारा करते हुए से बताया। पुलिस के नाम पर वो ठिठक कर रह गई। डर और खौफ से उसके चेहरे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे चमकने लगे थे। हीर क्यों डर रही हो? वो मामला तो ख़त्म हो गया ना, अब डरने की क्या ज़रूरत? वो खुद को तसल्ली देती रुमाल से चेहरा साफ करने लगी। तलाशी दो। एक लेडी और मर्द इनके रिश्ते की जानने बातें खरक लहजे में बोले। इनके लहजे पर वो डरते हुए नीचे उतरी थी। इस मासूम लड़की ने अभी बहुत कुछ देखना था शायद। बीबी बैग दो इधर। खरक लहजे वाली चेहरे वाली लेडी ऑफिसर इसके हाथ से पर्स छीनकर इसकी तलाशी लेने लगी थी, जबकि मेल ऑफिसर रिक्शा ड्राइविंग की चेकिंग कर रहा था। नाजिया बहुत तवज्जो से इसके बैग को चेक करती हुई ठटकी थी, फिर हाथ मारती हुई रुकी, फिर से घूरने लगी। हीर घबराई। सर ये देखें, ये लड़की बैग में ड्रग्स लेकर घूम रही है। शायद यही लड़की है जिसके बारे में हमें इन्फॉर्म किया गया। लेडी पुलिस ऑफिसर के कहने पर पुलिस ऑफिसर हैरत से इस मासूम चेहरे वाली लड़की को देखता लेडी नाजिया के हाथ से वो पूरियां लेकर चेक करने लगा। हीर तो ड्रग्स के नाम से वाकिफ नहीं थी, इसलिए वो उलझी नज़र से सफ़ेद पूरियों में मौजूद मवाद को देख रही थी। नमक ही तो है, ये ऐसे क्यों जांच पड़ताल कर रहे हैं? बीबी ये आपके हैं? इस सरकार ने खरकती से पूछा। जी। वो खौफ से लदरता वजूद लिए वो बोली, शर्म करो, तुम लड़कियों का नशा बेचती हो, शक्ल से तो तुम अच्छी कराने की लगती हो, लेकिन बेचती नशा हो। इस एहलकार को गुस्सा ही चढ़ गया था, जबकि वो नशे के नाम पर टिटक सी गई थी। ये तो नमक था। जब वो दफ्तर से आ रही थी तो एक लड़की ने इसे दिया था कि ये नमक शफा वाला है, अपने किसी बीमार को खिलाना, वो ठीक हो जाएगा। ये काम वो खिदमत खल्क के लिए करती है। इसके पूछने पर इस लड़की ने कहा था। इसने भी ले लिया। वो मासूम खाक समझती इन चीज़ों को। लोग आसपास खड़ा होना शुरू हो गए थे। पुलिस को किसी ने फ़ोन करके इतला दी थी कि एक लड़की ड्रग्स लेकर आज वहाँ से गुजरेगी। बात सच साबित हो गई थी। लेडी नाज़िर ने बहुत गुस्से से इसे देखते हुए इसकी कलाइयों पर हथकड़ी लगाई थी। ये मेरे नहीं है, लड़खड़ाते लहजे में बोलती अपनी कलाई छुड़ाने लगी थी। चुप, एकदम चुप। मुजरिम में जैसे काम करके खुद बाद में कहती हुई तुम्हारे नहीं हूँ, जेल में लंबे अरसे के लिए जाओगी तुम। इसे खींच कर ले जाने वाली वो फिनकारी थी। लोग मुंह पर हाथ रखे छोटी सी लड़की को हैरत व गुस्से से देख रहे थे। प्लीज़ मुझे जाने दें, ये मेरे नहीं हैं। वो रोते हुए फरियाद कर रही थी, लेकिन इन्हें किसी पर तरस या यकीन थोड़ी ना आना था। कर लेती हूँ। रोती रोती वो फरियाद कर रही थी, जबकि वो इसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले जा चुके थे। इस लड़की ने पता नहीं और क्या क्या देखना था। एक लड़की सफ़ेद कपड़े पहने, होठों पर चादर रखे, वो रोती आंखों से इसे मदद मांग रही थी। आप सुन क्यों नहीं रहे? मुझे आपकी ज़रूरत है। रोते कर आते लहजे पर वो एकदम से उठा था। चेहरे पर पसीने के नन्हे मुन्ने कतरे चमकने लगे थे। गहरी सांस लेता वो बिखरे बाल माथे से पीछे खिड़की में आया था। कौन थी वो? लब भीजे वो परेशानी से बोला। इसे लड़की की बड़ी बड़ी आंखों में ठहरे आंसू भूल नहीं रहे थे। नीचे बरीना झूले पर बैठी इसे एहतराम से सर हिलाकर सलाम पेश करी थी। सर हिलाता वो बाहर की तरफ बढ़ा। रफ से वाइट शर्ट ब्लैक ट्राउज़र में भी वो शानदार लग रहा था। मिस्री नकुश का हामिल वो शख्स दिल का ईमानदार साफ नीयत का था। इसे तरबियत माँ से मिली थी, अगर वो भी महल में तरबियत पाता तो शायद वो इन जैसा बेहिस होता। आप फ्री हैं आज? रास्ते में से शाइना मिल गई थी। हाँ फ्री तो हूँ, बस एक चक्कर पुलिस स्टेशन का लगाना है, फिर फ्री होऊंगा। क्यों पूछ रहे हैं आप? पूछ रही हैं आप? वो पॉकेट में हाथ डालता आई बुझा कर पूछा। शाइनस के आई बुझकाने पर मुस्कुराई। मुझे आज आपके साथ कुछ वक्त गुजारना है, क्योंकि कल मुझे एबटाबाद जाना है, मेरी कज़न की शादी है, तो इसलिए जाने से पहले मैं चाह रही थी आपके साथ कुछ वक्त गुजारने को मिल जाता। वो उसके साथ चलती वजाहत से बोली। वो सर हिला गया। ओके, रात को चलते हैं। इसकी तरफ देखता वो मुस्कुरा कर बोला। इसकी हल्की मुस्कान शाइना को हवा में उड़ाने लगी थी। कहते ही वो मर्दाने खाने की तरफ चला गया, जबकि शाइना महीना की तरफ आई। फिंगर चिप्स खाती हुई शाइना के खिलते चेहरे को खोजने वाली नज़रों से देखने लगी थी। कुछ तो है, कहीं सरदार ने मुस्कुरा कर देख तो नहीं लिया। सही से अंदाज़ा लगाती हुई नखून से इसके चेहरे को देखने लगी। कहीं से जलने की बू आ रही है। क्यों मेहरीना, तुम्हें नहीं आ रही? इसके साथ झूले में बैठती वो चिपते लहजे में पूछने लगी। नहीं तो शायद आपको ही आ रही हो, मेरा तो कल से ज़ुकाम की वजह से नाक बंद है। ऊँस मुँह मारती हुई लापरवाही से बोली, जबकि शाइना तंजिया से मुस्कुराई। जब मेरी शादी होगी सरदार से तो तुम्हारा नाक ऐसे ही रोज़ बंद रहेगा, देखना तुम। इसकी प्लेट से चिप्स उठाकर खाती हुई तंजिया भरपूर लहजे में बोली। चिप्स की प्लेट दूसरी तरफ खिसकाती हुई मुस्कुराए। होगी तब ना। फुल मुस्कान होठों पर सजाए कहती हुई अंदर की तरफ चली गई। इसे अभी पता भी तो करना था इसके मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपे का राज। एक कोने में बैठी हुई घुटनों के गिर्द हाथ बांधे हुई थी। कोनियाँ छिल गई थी गिरने से। आंखें रो रो कर सुरख और सूज चुकी थी। बहुत गरीबी के दिन देखे थे इसने अपनी ज़िंदगी में, लेकिन जिल्लत आज दूसरी बार देखी थी। काले दुपट्टे से बिखरे बाल बाहर को झांक रहे थे। इसे यहाँ बैठे 2 घंटे से भी ज़्यादा वक्त हो चुका था। वो इसी पोजीशन में बैठी थी, दर्द की इंतहा पर थी वो।
इतनी मुश्किल से इसे एक बार भी ये नौकरी मिली दोबारा एक नौकरी मिली थी, वो फिर से छिन जाएगी जब सबको पता चलेगा। साथ साथ जिल्लत का अलग से सामना करना पड़ेगा। कौन था जो इसे 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 जेल की हदूद से बाहर निकालता? इसका भाई छोटा था, माँ बीमार, वो कहाँ इसे आज़ाद करवा सकते थे? बैठे बैठे एक शख्स का ख्याल इसे अचानक ही आया था। सरदार गजान तैमूर खानम, ये नाम इसके जहन के पर्दों में अचानक से लहरा आया था। लेकिन मैं इन तक कैसे पहुंच सकती हूँ? मेरे पास तो उनका नंबर भी नहीं है और ना ही मैं इन तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकती हूँ। इसे एक दो पुलिस वालों की नज़रें भी परेशान कर रही थी, जिसके सरापे को गहरी नज़रों से देख रहे थे। मैं कहाँ जाऊँ ऐ खुदा, मुझे कोई रास्ता दिखा। हमारा तेरे अलावा कोई नहीं, अब तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा। मेरा भाई माँ परेशान होंगे, मेरे अल्लाह हमारी मदद कर। हमारा तेरे अलावा और कोई नहीं है, ज़मीन पर भी तेरा सहारा और ऊपर भी तू है। मुझ गुनहगार की पुकार सुन ले यारा, मुझे यहाँ से रिहाई दिला दे। जोड़े हाथों पर सर रखे वो अल्लाह से मदद की फरियाद में मगन थी। जब सरदार खजान तैमूर खान आ रहे हैं, सब अपनी काम पर तवज्जो दे जल्दी से। इसे चौंक कर पुलिस एहलकार के मुँह से ये नाम सुना था। वो पुलिस वाला सबको कहता फिर से बाहर भाग गया था। ऑफिसर जो आराम से बैठे थे, हवलदार के कहने पर सभी उठकर ठीक से अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठे थे। हीर को ऐसे लगा जैसे अल्लाह ने इसकी बहुत करीब से सुन ली हो। जिससे वो मदद की ख्वाह थी, वो खुद चलकर यहाँ तक पहुँचा था। क्या वो इस बात पर यकीन करेगा? क्या वो इसकी फरियाद भी सुनेगा या नहीं? क्या पता वो फिर से मुझे भूल गए हो, मुझे याद रख कर वो करेंगे भी क्या? आंखों से आंसू साफ करती वो खुद पर मातमगना थी। सरदार जी आइए प्लीज़। वो आज पुलिस स्टेशन के विज़िट पर था। ये एक सरदार पर होता है कि वो कैसे इलाके का सिस्टम चलाता है, इसलिए इसे हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, स्कूलों वगैरह में विज़िट करना पड़ता था। वाइट शर्ट जिसकी स्लीव्स कोहनियों तक मुड़ी हुई थी, नीचे खाकी पैंट, चश्मा गिरेबान पर टिकाए वो इस पुलिस स्टेशन की शान बढ़ा गया था। आज तैमूर साहब साथ नहीं थे कि इन्हें कुछ ज़रूरी काम था। वो नाकदराना नज़रों से थाने का जायज़ा ले रहा था, मुतमईन नहीं होता वो थाने की कारकर्दगी से। इसकी तीखी नज़रों से सब डर रहे थे। वो चाहता तो खड़े खड़े ही सबको फारिग कर देता। एक खस्ता हाल चेयर पर बैठे वजिद को देखता वो रुका था। वो कौन है? अपने सामने खड़े ऑफिसर से वो बोला। वो घुटने पर सर रखे हुए थी शर्मिंदगी के डर से। जी ये मुजरिम है, ड्रग्स बेचती पकड़ी गई है। इस ऑफिसर ने इसकी तरफ इशारा करते हुए बताया। कहते ही वो आगे बढ़ गया था। सरदार ये लड़की ड्रग्स बेचती हुई पकड़ी गई है, अभी इसे जेल में डालते हैं। राणा साहब अभी एक दूसरे केस के सिलसिले में गए हैं, वहीं आकर इस केस को भी देखेंगे। एहलकार ने अदब से इसे जवाब देकर आगे बढ़ने के लिए हाथ बढ़ाया। वो सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया था। हीर इसके जाने के बाद दर्द से रोती, पता नहीं उससे मदद क्यों नहीं मांग सकती थी। वो जानने से कासिर थी कि जिस शख्स से वो दिल में मदद की ख्वाह थी, इस शख्स के सामने आने पर वो मुंह क्यों छुपा गई थी, नहीं जानती थी वो। होठों पे हाथ रखे वो घुट घुट कर रोती, पता नहीं इसकी माँ भाई क्या कर रहे होंगे। मैं क्या करूँ या अल्लाह, मुझे बेगुनाह साबित कर दे। तुम तो जानते हो मैं बेकसूर हूँ। मुझे मेरे अपनों के लिए इस जेल खाने से निजात दे। मेरे मौला, मुझे यहाँ से जाना है। दिल ही दिल में इस पाकज़ात से वो मुखातिब थी जो शाहरिग से भी ज़्यादा करीब था। सियाह मर्सिडीज़ का दरवाज़ा खोले मोहम्मद खादिम इसी के इंतज़ार में था। सियाह चश्मा आंखों पे लगाता वो थाने की दूर से बाहर निकल गया था, लेकिन दिल बेचैन था, जैसे कुछ पीछे छोड़ गया हो। लेकिन आखिर क्या? होंठ बेचे वो दिल की बेचैनी पे हैरान सा था। उसैद राना ने अपने सामने खड़ी छोटी सी कांपती लड़की को देखा। कितनी साल है उम्र है तुम्हारी? गौर से इस लड़की की पलकों को लदरता देखकर वो बोला। वो चुप रही कि ज़बान तो ताल्लुक से चिपक चुकी थी। मैंने कुछ पूछा है तुमसे? इस बार वो टेबल पर हाथ मारता पनकारा था। वो दबक सी गई थी इसके चिल्लाने पर। 20 साल, बड़ी मुश्किल से होंठ सरके थे। राना मुस्कुराया। लगती तो तुम सिर्फ 18 की हो। मूँछों को ताव देता हुआ अजीब अंदाज से मुस्कुराया था। नशा क्यों बेचती हो? छड़ी हाथों में घुमाता मुस्कुराते लहजे में बोला। हीर ने नमी भरी आंखों से उसे देखा। मैं नहीं बेचती हूँ, बस यही कह सकी थी। तो क्या तुम्हारे फरिश्ते पकड़े गए थे नशे के साथ? राना के तीखे लहजे में वो डरकर 2 कदम पीछे सिरकी। इसका दब जाने से बहुत भाया था। सांवला चेहरा, भरे भरे होंठ, मोटी मोटी आंखों पर घनी सियाह पलके, दरमियाना नाक, आम सी लड़की थी वो। एक बार देखने पर दूसरी बार इसे ना देखा जाता। वो प्यारी थी लेकिन खूबसूरत नहीं थी। लेकिन इसका कद काबिल रक्स था, लंबा कद इसे बहुत सूट करता था। जामनी चादर जिस पर ब्लैक कढ़ाई की गई थी, वो चादर अपने इर्द गिर्द बहुत अच्छे से उड़ी हुई थी। इसका नाजुक सरापा छुप गया था। तुम जा सकती हो। इसकी गैर मुतवक्का बात पर इसने नासमझी से इसे देखा। राना इसके होंक होने पर मुस्कुराया। तुम जा सकती हो, लेकिन एक शर्त है मेरी। इसने इसके करीब आते हुए कहा। मैं सच में चली जाऊँ? बेसाख्ता होठों पर हल्की मुस्कान रस करने लगी थी। राना ने कबीन की मुस्कान से सर हिलाया। शुक्रिया आपका। अल्लाह आपकी और आपके ख़ानदान की हिफाजत करे। अल्लाह आपको बहुत नवाजेगा एक गरीब की मदद करने पर। चादर के पल्लू से आंखें साफ करती वो जल्दी जल्दी बोलती, दरवाजे की जानिब दौड़ी थी। 1 मिनट ही रज़ा। इसके पुकारने पर वो बेसाख्ता रुकी थी, लेकिन पलटी नहीं।
शायद तुमने सुना नहीं, मैंने कहा है तुम सिर्फ एक शर्त पर यहाँ से जा सकती हो। इसके सामने आता राना सख्त लहजे में बोलता, हीर रजा का खून खुश कर गया था। आंखों में वीरानगी लिए वो इस पुलिस वाले को देखने लगी। शर्त का नहीं नहीं पूछोगी क्या? टेबल पर बैठता वो तंज से बोला। मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। इसे लगा वो शायद पैसों की बात कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी औकात भी नहीं उस सैद राना को पैसे देने की। कहकमा लगाता उसमें तंज कर गया था। हीर ने होंठ भेजे। तो फिर आपको क्या चाहिए? वो इस बार ज़रा ऊंचे लहजे में बोली कि वो अब थक थक चुकी थी अपनी सफाइयाँ पेश कर करके। क्या किस्मत थी इस बेचारी की परेशानियाँ थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। इन पेपर्स पर जस्ट साइन करने हैं। सादा पेपर इसके सामने करता वो मुस्कुराते लहजे में बोला था। हीर ने अचत्ते से सादा कागजात को देखा, लेकिन इन पर तो कुछ नहीं लिखा। वो हैरत से बोली, आई नो, अगर घर जल्दी जाना है तो इन पर साइन करो और भाग जाओ। पेंसिल इसकी तरफ बढ़ाता है इसके खुशी से चमकते चेहरे को देखता वो मुस्कुरा कर बोला। हिंड ने पेंसिल को आहिस्ते से पकड़ा और पेपर्स के नीचे साइन करती गई। क्या मैं अब जाऊँ? इसने बेयकीनी से पूछा। भाग जाओ, पेपर्स की तह लगाता इससे बोलता वो अपनी चेयर की तरफ बढ़ा था। ही बिना कुछ आगे पीछे देखा वहाँ से तेज़ी से भाग निकली थी। रात का अंधेरा सर सू फैल चुका था। थाने से काफ़ी दूर आकर कमर पे हाथ रखे वो गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। पूल लाइट की रोशनी पे घूर छाए अंधेरे को ख़त्म नहीं कर सकी। इसे दूर से अपना गाँव नज़र आ रहा था, लेकिन वो जानती थी इसे काफ़ी चलना है। गाँव में पाँव में दर्द शुरू हो गया था गिरने से, चलने से। इसकी बस हो चुकी थी। इससे अब एक कदम का फ़ासला तय नहीं हो पाएगा, वो जानती थी। अल्लाह! सड़क पर बैठती वो अपनी बेबसी पे रोने लगी थी। काश मैं मर जाती अपने माँ-बाप के साथ, लेकिन फिर चच्ची, अम्मी और ख़याम को कौन देखता? एक सेकंड में इसे अपनों का ख़्याल आ चुका था। मैं कैसे घर जाऊँ? पाँव को दबाती बेबसी से बोलती हुए सामने से आते सियाह घोड़े को देखने लगी। इस पर सवार आदमी चेहरे पर स्याह मफलर बाँधे हुए था। वो फुल ब्लैक सूट में था। कहीं ये घोड़ा वाला मुझे मार ही न दे। खौफ से वो पीछे को सरकती हुई अचानक ही उठकर भागने लगी थी। घुड़सवार ने हैरत से आगे भागती लड़की को देखा था। और नहीं भाग सकती मैं। पेट पर हाथ रखे वो कराई थी। तभी घोड़ा इसके करीब आ गया था। वो हैरत से पलटी थी। हाथ अभी भी पेट पर ही था। सुबह से इसने एक चाय के अलावा कुछ खाया पिया नहीं था, और अब भूख और भागने से पेट में दर्द की लहरें उठने लगी थी। इसकी आंखों में मोटे-मोटे तैरते आंसू इसके दर्द और वो बेबसी की गवाह थे। वो हैरत से उछली थी इस घोड़सवार को छलांग लगाकर घोड़े से उतरता देखकर। हल्की ब्राउन माइल, आंखें लंबे कद, कसरती जिस्म का वो मालिक, शायद वो शख्स इससे कुछ फासले पर रुका था। घोड़े की लगाम एक हाथ में पकड़े वो उस लड़की को पहचानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पोल लाइट अब थोड़ी दूर थी, जिसकी वजह से इसके धुंधले धुंधले नक्श नज़र आ रहे थे। क्या मसला है तुम्हारे साथ? इसके साथ लहजे पर हीर हैरत से 3-4 कदम पीछे हुई। वो उन्हें पहचान गई थी। वो भला कैसे ना पहचानती? एक इसी शख्स ने तो इससे नरमी से बात की थी, इसकी हर बार मदद की थी। वो कैसे ना पहचानती इसकी आवाज़? इसकी गंभीर आवाज़ पर आंखों में तैरते आंसू अब बिन बार कर कर आए थे। गालों पर बहते आंसू सरदार खजान को ठटा गए थे। वो पहचान चुका था इस लड़की को। इसकी सीधी निकाली मांग झुकाकर सर बहते आंसू कांपता वजूद। वो पहचान चुका था ये लड़की वही है जो हर बार इसका रास्ता रोक लेती थी। क्या हुआ? इस बार लहजे में नरमी थी। वो कुछ ना बोली, बस हिचकियों से रोती रही। मैं तुमसे मुखातिब हूँ, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? इसकी आवाज़ से पहले से ज़्यादा नरमी थी इस बेबस लड़की के लिए। वो कुछ ना बोली, सर झुकाए रोती रही, जैसे बच्चा माँ को सामने देकर फला-फला की शिकायत लगाने के लिए रोता है। वो भी इसे सामने देखकर खुद पे काबू ना पा सकी थी। इसे ऐसा लगा जैसे अनजानी भीड़ में कोई अपना मिल गया हो। वो थोड़ा और करीब आया था। वो इसका हाथ पेट पर रखे देखकर चौंका। पेट में दर्द है? वो कुछ समझता हुआ बोला। इसके बहते आंसू साकित हुए, फिर एक झटके से हाथ पेट से हटाया। सर उठाए कद में काफ़ी लंबे शख्स को सर उठाकर हैरत से देखने लगी। सरदार ख़ज़ान इसकी बड़ी-बड़ी आँखों में जमा हुआ पानी देखकर एक कदम पीछे हुआ। ये आँखें तो उसने कल ख्वाब में देखी थी। ऐसी तो वो आँखें इसे देख रही थी जिसे इससे फ़रियाद देकर ना हो। इसकी आँखों में हैरत उतर आई थी वो भरी हुई आँखें देखकर। कुछ चाहिए? कुछ देर बाद वो खुद पर काबू पाकर बोला था। ही ने सर नफ़ी में हिला दिया। इसने कुछ सोचकर पॉकेट में हाथ डाला। बड़ी सी कोई चॉकलेट थी जो इसे आज शाम को मैरीना और सफ़ा ने दी थी कि कल इसका बर्थडे था। लेकिन मैरीना ने ज़बरदस्ती वो चॉकलेट इसके हाथ में दे दी थी, बिना ये जाने कि इसे मीठी चीज़ें सख्त नापसंद थी। ये चॉकलेट इसे पॉकेट से निकालने का याद ही नहीं रहा था। लेकिन वह समझ चुका था ये चॉकलेट लड़की के नसीब था, वरना जो चीज़ इसे पसंद ना हो वो ज़बरदस्ती करने पर भी नहीं लेता था। लेकिन इसे लेनी पड़ी कि इस पर इस लड़की का नाम लिखा हुआ था। ये अपनी तरफ बड़ी चॉकलेट को देखकर वो नासमझी से पूछने लगी, इसे खाने से पेट का दर्द चला जाएगा? उस हाथ में चॉकलेट लिए इसकी तरफ बढ़ाते हुए बेतासुर लहजे में बोला। हीर ने लदरते हाथ से चॉकलेट पकड़ी थी। खा लो, घोड़े की तरफ मुड़ता हुआ बोला।
सुने, इसे ज़्यादा देखा वो बेसाख्ता पुकार बैठी। इसके चलते कदम साकित हुए थे इसके लहजे पर। बिना कुछ बोले इसकी तरफ पलट कर वो सवालिया नज़रों से इसे देखने लगी थी। कुछ नहीं, इसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। एक दो पल उसके चेहरे को देखकर वो घोड़े की पीठ पर हाथ मारने लगा था। सरदार वो सवार हुआ था जब उसके दूसरी बार पुकारने पर रुका था, लेकिन वो हैरत से साकत रह गया। वो निकाब में था, वो जानता था इसके घर वालों के अलावा कोई इसे पहचान नहीं सकता कि वो सरदार गजान तैमूर खानम है। फिर वो एक छोटी सी लड़की कैसे पहचान चुकी थी। निकाब के पीछे सरदार है और कोई नहीं। इसे राइडिंग का शौक का जुनून की हद तक शौक था। मिस्र में तो इसका बहुत बड़ा इस्तबल भी था। इसने अब की दफ़ा इस लड़की को गौर से देखा और फिर इसकी तरफ आया। तुम्हें कैसे पता मैं सरदार हूँ? मुँह आज क्या वो सर्द लहजे में बोलता हीर को परेशान कर गया। इसके मुँह से बेसाख्ता निकल चुका था। इसने जानबूझकर नहीं पुकारा था। वो कुछ बोल ही ना पाई। इसे कुछ समझ ही ना आया कि वो क्या कहे। गौर से इसके चेहरे को देखता हुआ सर हिलाता फिर से पलटकर घोड़े की तरफ आया। तुम चलकर अपने घर जा सकती हो। वो घोड़े पर बैठने लगा जब इसे अचानक ही वीरान सड़क पर इस लड़की का ख्याल आया कि वो कैसे जा सकती थी भला इतनी दूर चलकर। हालांकि इसके पेट में दर्द था इसलिए उससे पूछ रहा था, मैं चल लूँगी। सर झुकाकर वह अदब से बोली, घोड़े पर बैठोगी? इसके पूछने पर हैरत से सर नफ़ी में हिला गई। तो फिर कैसे घर जाओगी? सरदार को पता नहीं क्यों इस लड़की की इतनी टेंशन थी। सत रात इससे ज़्यादा सफ़र में रोज़ पैदल चलकर तय करती हूँ, ये तो कुछ भी। सरदार, इससे ज़्यादा सफ़र मैं रोज़ पैदल चलकर तय करती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। गहरी सांस लेती वो धीमे से बोली, सर होंश झुका हुआ था। ओके जाओ फिर और चॉकलेट खाती जाना, ये खाने के लिए है, हाथ में पकड़ने के लिए नहीं। इसे खाते ना देखकर वो हल्का सा तंज कर गया था। सर हिलाकर वो आहिस्ता से अपने गाँव जाती सड़क की ढलवान उतरने लगी कि सड़क काफ़ी ऊँची थी। बिना पीछे देखे वो धीमे-धीमे चलती अपने गाँव की हुदूद में दाखिल हो चुकी थी। इसे लगा सरदार चले गए होंगे, लेकिन वो क्या जाने उसे गाँव की हुदूद में दाखिल होता देखकर वहाँ से गया था। इसे ख़्याल था अपनी रियासत में रहने वाले हर शख़्स का। आजकल तो लोग मुर्दार न छोड़े, वो तो फिर एक भोली-सी, मासूम-सी जीती-जागती लड़की थी जो शायद इन नज़ाकतों को नहीं जानती थी। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। कदम घसीट कर अंदर आई जहाँ इसका भाई और माँ फर्श पर बैठे हुए थे। नाइला तो रो रही थी जबकि ख़याम आंसू भरी आंखों से सर थामे बैठा था। अम्मी, ख़याम, इसकी मीठी आवाज़ पर इन दो वजूद में जैसे फिर से ज़िंदगी दौड़ा गई थी। आप ही, ख़याम इसे देता झट से खड़ा होता इसकी तरफ दौड़ा था। एकदम से इसे गले लगता वो लड़का ज़ोरों कतार रोने लगा था। वो जब घर नहीं आई तो वो दोनों माँ बेटा परेशान हो गए थे। तो नायला ने इसे दफ्तर भेजा। वहाँ ये खबर मिली वो कब की जा चुकी है। वो सारी जगहें देख कर आए लेकिन इसकी आपी से ना मिली। वो माँ बेटा तो ख़त्म हो जाते। अगर वो और थोड़ी देर ना आती तो नायला के दिल में तो कई बुरे-बुरे ख़्याल आना शुरू होने लगे थे, जिनने इन्हें अधमुआ कर दिया था। कहाँ थी आपी आप? ख़याम इससे अलग होता नमज़दा लहजे में पूछने लगा। इसका सर चुमती हुई अपनी तरफ आती नायला के गले लगी। अम्मी, आज आपकी दुआ ने बचा लिया आपकी बेटी को। इनके कंधे पर मुँह छुपाए वो बिलख उठी थी। इसे भी तो रोने के लिए किसी का कंधा चाहिए था। नायला बेगम का दिल लर्ज़ा उठा इसकी इस तरह रोने पर। ख़याम भी नायला के दूसरे कंधे पर सर रखे खामोशी से अपनी आपी को देखने लगा, जिसका वजूद थका-थका था, जैसे मीलों का सफ़र तय कर कर आई हो। नायला ने बहुत मुश्किल से उसे चुप करवाया था। इनके कंधे पर सर रखे वो साकित नज़रों से छोटी-सी चारपाई पर लेटे अपने भाई को देखती रही। क्या इसका भाई इसके रोने से परेशान हो चुका था? क़याम उसने अपने हाथ में पकड़ी चॉकलेट को देखते हुए उसे पुकारा, जी आपी। वो एक झटके से उसकी धीमी पुकार पर उठकर बैठा था। ये देखो मेरे पास क्या है। चॉकलेट उसे दिखाती वो मसनूई मुस्कान से बोली। क़याम ने आपी को देखकर इनके हाथ में लहराती चॉकलेट को देखा। इन दोनों बहन भाइयों को चॉकलेट हद से ज़्यादा पसंद थी। चाचू सज्जाद इन दोनों के लिए हमेशा चॉकलेट लाया करते थे और वो दोनों बहन भाई पागलों की तरह एक दूसरे से लड़ते थे एक बाइट लेने के लिए। आप ही इसका जायका भूल चुका है मुझे। क़याम के भराए लहजे पर नायला हीर ने धक से इसकी खाली खाली वीरान आंखें देखी थी। क़याम, हीर ने बेसाख्ता दिल पे हाथ रखकर इसे पुकारा। नायला ने दर्द से होंठ पीछे। इनके दोनों ही बच्चे ज़िंदगी की मदार से निकल चुके थे। वो दोनों ही अपनी हर ख्वाहिश पसंद को ताक चुके थे। क्या वो भी कभी खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारेंगे? क़याम का कद हीर से बड़ा ही था। वो लगता भी हीर से बड़ा था कि वो मज़बूत जिसामत का मालिक था। लेकिन वो इन दोनों के लिए अभी भी बच्चा ही था। लेकिन वो बच्चा तो कब का हालत की चक्की में पीस कर बड़ा हो चुका था। हीर के ना मिलने पर इसका दिल किया था सारी दुनिया को आँख लगा दे, लेकिन इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। बस बहुत हुआ। वो अपनी जवान बहन को आज घर से बाहर नहीं निकलने देगा। खुद काम करेगा, पढ़ेगा और माँ बहन का सहारा बनेगा। जब इसे कहीं से अपनी बहन नहीं मिली थी तो इसे लगा वो अंदर से मर गया है। जब आप ही सामने आई तो फिर से जी उठा, लेकिन इसे रोता देखकर इसका दिल फिर से मिट्टी का ढेर बन गया था। वो कैसे आप ही को बताता कि वो आज ज़रा देर घर ना आती तो वो मर जाता, इसका दिल बंद हो जाता। आए दिन लड़कियों का रेप गवाह गवाह होना वो सुनता रहता था। वो बड़ा हो चुका था लेकिन अपनी माँ बहन को कैसे बताता।
क़याम, हम इस चॉकलेट के 3 हिस्से करेंगे, समझे? तुम अकेले नहीं खानी तुमने। हीर ने सब परेशानियों और दुःख के गहरे कुएँ में फेंकते हुए अपने भाई के लिए फिर से वही हीर बन चुकी थी, जो शरारती थी, हँसती थी, खिलखिलाती थी, लड़ती थी। आँखों में मसनूई शरारत सजाते हुए इसने अपने भाई के बाल बिगाड़ कर इसे आधी से ज़्यादा चॉकलेट पकड़ाई। थोड़ी-सी खुद और थोड़ी-सी नायला को दी, जिन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। आप ही अम्मी वाली चॉकलेट में आधा हिस्सा आपका और आधा मेरा है, समझिए आप? क़याम ने विसारे दुःख व परेशानी को अंदर कहीं सुलाते हुए आय बुचकाकर उसे याद दिलाया, क्यों तुम्हारी कितनी ज़्यादा है, ये मेरी है, समझे तुम? हिरण ने चॉकलेट की बाइट लेते हुए उसे डाँटा, जबकि क़याम ने सरत से उसके हाथों से चॉकलेट पकड़ी और झटके से मुँह में डाली। अम्मी देखें इसे ज़रा, मेरी सारी चॉकलेट खा गया, चौल कहीं का। ज़हीर के एक मुँह बसरने पर लहजे पर क़याम और नायला मुस्कुराए। क़याम ने इसके सर से सर जोड़ा और अपनी चॉकलेट को उसके होठों के करीब किया। इसकी चॉकलेट का बड़ा-सा बाइट लेती हुए मुस्कुराई, जबकि इस दफ़ा क़याम ने मुँह बसोरा था। नायला ने मुस्कुराकर अब दोनों को झगड़ते देखा था। ये लड़की इनके लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। वो अल्लाह का शुक्र अदा करती दोनों को कंधों से लगा गईं। कल जो मैंने आपको चॉकलेट दी थी, क्या आपने खाई? इसकी तरफ कॉफ़ी का ब्लैक बड़ा-सा मग उठाती हुई इश्तियाक से पूछने लगी। आज घर में हर किस्म की देखें पक रही थी। पूरे सरदार महल को फैंसी लाइटों से सजाया जा रहा था और पूरे 7 गाँवों को मधु किया गया था। लेकिन इसके चेहरे पर ये सब देखकर बेज़ारी सी छा गई थी। इसे बर्थडे मनाना सख्त नापसंद था। ईसाइयों की रस्म को फ़रोग़ देना कहाँ की अक्लमंदी थी, लेकिन लोग समझे तब ना। इस बार तो मुझे चॉकलेट दी, अगर आइंदा ज़बरदस्ती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझी तुम? मीठी चीज़ों से सख्त एलर्जी है मुझे। वो काफ़ी तीखे लहजे में बोला था। इस घर में कॉफ़ी सिर्फ़ मरीना के हाथ की ही बनी हुई पीता था। ये सब जानने लगे थे। मरीना ने नाक मुँह चढ़ाया। शाइना खानम ने क्या गिफ्ट दिया है आपको? कालीन पे बैठती हुई तजस्सुस के हाथों मजबूर थी। माइंड योर ओन बिज़नेस, अपना काम करो, वो सख्त गुस्से से बोला था। आप कभी मुस्कुराते भी हैं? हर वक्त गुस्से में रहने से इंसान को बहुत सी ज़हरीली बीमारियां लग सकती हैं, लेकिन आपको कौन समझाए? बड़ी बीबी फिर से शुरू हो चुकी थी। महरीना, जी सरदार, इसके पुकारने पर मुस्कुरा कर बोली। मुँह साइड, एक तरफ हो जाओ, वो सख्त लहजे में बोला था, जबकि इसकी मुस्कुराहट सिमटी। बुरे बुरे मुंह बनाती वो वहाँ से उठकर अपनी कज़न्स में आकर बैठ गई। आज तो खूब जश्न होगा गाँव में। मेहदिया ने बालों में कंघी करते हुए कहा, हाँ होगा, लेकिन हमें तो हमेशा की तरह कौन से घर से निकलने की इजाज़त होगी? सफ़ा ने सर झटकते हुए गुस्से से कहा, ठीक कह रही हो तुम सब, लेकिन इस बार हम भी सारा जश्न देखेंगे। मेरीना ने गुस्से से कहा, तुम्हें अपनी टांगें तुड़वाने का शौक होगा, हमें नहीं। दावर भाई और तैमूर चचा जान मार देंगे अगर किसी ने देख लिया तो। सफ़ीना ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे पागलों, चोरी छुपे देखेंगे ना। इसने इनकी अकल पर मातम करते हुए सख्त गुस्से से कहा। इसके पागलों कहने पर सबने इसे ज़बरदस्ती घूरी से नवाजा। अरे तुम लोगों को नहीं कह रही हूँ, मैं खुद को कह रही हूँ। इसने इनकी घूरियों के जवाब में कहा, हाँ फिर ठीक है, तुम सच में हो भी। मेहदिया ने सर हिलाते हुए कहकर इसे तपाया। मुंह बंद रखो समझी। और अम्मी ने कहा था चाय की बारी आज मेहदी और सफ़ा की है, अगर जान प्यारी है तो जाओ सारा दिन किचन में मेहमानों के लिए जाकर चाय बनाओ। मेरीना ने भी हिसाब चुकाया। उफ, वो दोनों झंझला कर रह गई कि आज सारा दिन चाय पर चाय ही बननी थी। इनके घर में खाना चाय वगैरह घर की ख़वातीन ही करती थी, जबकि बाकी सब काम मुलाजिम करते थे। इन निकम्मियों को ये काम भी सख्त ग्राह गुजरते थे। मेरीना तो चोरी चोरी अपने हिस्से के ज़्यादातर काम मुलाजमों से करवाती थी। व्हाइट सूट पर ब्राउन वास्ते पहने, ब्राउन ही वॉच मजबूत कलाई में बांधे वो एक हाथ खड़ा किए सबकी मोहब्बत का जवाब खुलूस से दे रहा था। रियासत के तमाम मुअत्तर और अहदेदार वहाँ जमा थे। आम लोग भी थे, लेकिन जो प्रोटोकॉल अमीरों को दिया जा रहा था वो आम लोगों को हासिल नहीं था। खाने का अरेंज वसीम पैमाने पर किया गया था। तैमूर और शाम साहब ने अपनी निगरानी में सारा खाना तैयार करवाया था। तकरीबन हर किस्म के खाने की डिश वहाँ मौजूद थी। सिंगिंग का इंतज़ाम, कॉमेडियन का अरेंज, काफ़ी कुछ प्लान किया हुआ था। तैमूर खानम, जो कि सरदार को नापसंद था, लेकिन अपने बाप की खातिर चुप था। सबको खाना खाता देखकर अचानक इससे गरीब लड़की का ख्याल आया था, जिसकी खाली आंखें बहुत कुछ अपने अंदर छुपाए हुए थी। खादिम, जी सरदार, इसके धीमी आवाज़ पर खादिम जी जान से मुखातिब हुआ था। ये जितने भी खाने हैं थोड़े थोड़े सारे पैक करवा के इस लड़की के घर भिजवा दो। इसके सर्द लहजे पे खादिम ने एक पल को अपने सरदार को देखा, फिर एहतराम से सर झुकाकर वहाँ से निकल गया। गहरी सांस लेता वो तैमूर साहब की तरफ बढ़ गया, जिसे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहे थे। शायद किसी शख्सियत से मिलवाना था। ऊपर छत पर दोनों कोनियां मुंडेर पर रखे नीचे की तरफ झुकी वो दिलचस्पी से वहाँ होती महफिल को एंजॉय कर रही थी। इस दावत में सिर्फ मर्द हजरात ही मौजूद थे। एक तरफ तोहफों का ढेर लगा हुआ था,
मेरीना ने सरदार को देखा, जिसके आगे पीछे सिंगर गर्ल घूम घूम कर गा रही थी, जबकि सरदार के अंदाज में तासुर मौजूद था। इसे बेहुदा चीज़ें सख्त नापसंद थी। मेरीना ने मोबाइल निकालकर कैमरा जूम किया और सरदार को बड़े आराम से कैप्चर किया था। इसके हाथ से मोबाइल छुट्टे छुट्टे बचा था कि सरदार खान की सख्त नज़रें अचानक ही काले लिबास में मलबूस मेहरीना पे पड़ी थी। लब दबाकर वो वहाँ से भागी थी। रास्ते में 2-3 बार गिरी भी थी, लेकिन सांस बहाल अपने रूम में आकर ही किया। इसने बेजारी से अपने सामने सकरी सिंगर को देखा, जो गाना गाती इसे ही देख रही थी। वो लब दबाकर स्टेज से नीचे उतरा और सबसे तबीयत खराबी का कहता बिना किसी की सुने तेज कदमों से वो महल के अंदर की तरफ बढ़ा था। इसके जाने के बाद दावर ने सिंगर को फिर से शुरू होने का इशारा किया था। मेहरीना इसके कमरे में आता इसे ना पाकर वो आवाज़ लगाने लगा था। लहजे में भरपूर गुस्सा था। बेड के नीचे छिपी मेहरीना ने सर पे हाथ मारा। उफ, कितनी तेज नजरें हैं इनकी, पहचान लिया मुझे। अब कौन बचाएगा मुझ बेचारी को। मेहरीना, आराम से बेड के नीचे से बाहर आ जाओ। बेड के पास उखड़ स्टाइल में बैठता हुआ इसे वार्न देने वाले लहजे में बोला। मेहरीना ने इसे देखकर बेसाख्ता मसनूई मुस्कान से सारे दांतों की नुमाइश की थी। वो मेरी पोनी नीचे गिर गई थी, वो लेने नीचे आई थी। उल्टा सीधा जवाब पेश करती वो बाहर निकली थी। मिली पोनी इसे खाली हाथ देकर सख्त लहजे में बोलता, इसके छक्के छुड़वा गया था। नहीं मिली, वो शायद कहीं और गिर गई होगी। बदहवासी से बोलती वो सर झुका गई। शायद छत पर गिर गई होगी जब तुम महफिल को फुल एंजॉय कर रही थी। इसके बेतासुर लहजे पर पहले तो इसे नासमझी से सर हिलाया, फिर जोर से नफ़ी में सिर हिलाया। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? छत पर जाते हुए वहाँ मर्दों की भीड़ जमा थी। अगर किसी की नज़र तुम पर पड़ती तो क्या सोचते इस घर की लड़की के बारे में? अगर डैड देखते तो अब तक तुम ज़मीन के ऊपर नहीं ज़मीन के अंदर होती। इसलिए कह रहा हूँ सुधर जाओ, वरना बहुत पछताओगी तुम। इसका कान खींचता हुआ सख्त लहजे में से मुखातिब था। माफ़ कर दें सरदार, आइंदा ऐसे कोई हरकत नहीं करूँगी, बस इस बार बख्श दे। अपना कान छुड़वाने की कोशिश करती वो तेज़ तेज़ लहजे में रूहान सी होती बोली, किचन में जाओ, 10 कप चाय बनाओ और चाय 15 मिनट्स में बननी चाहिए, समझी? उसे से बोलता वो पलटा था। लेकिन सब मेहमान तो बाहर है, 15 कप चाय कौन पिएगा? मेरीना ने होलते हुए पूछा। तुमसे मतलब, तुम्हें जो कहा है वो करो, अंडरस्टैंड? उसे से डांटा वो बाहर निकल गया। मेरीना सर थामती बेड पे गिरने से अंदाज से बैठी। अल्लाह बचा ले, आज मुझसे तो 1 कप चाय बन सकती है, वो भी 10 मिनट में बनती है, जबकि 15 कप चाय वो तो 1 घंटे में बनेगी। हिसाब किताब लगाती वो ऊंचा ऊंचा रोने लगी थी। रात के 7 बज रहे थे जब दरवाजे पर जोर से नॉक हुआ। नायला किचन में थी और ख़याम ऊपर छत पर। वो चप्पल पहनती चादर को ठीक से खुद पर उठती दरवाजे के करीब आए। दरवाज़ा खोलकर वो हैरान हुई थी। मोहम्मद खादिम हाथ आगे बांधे खड़ा था। पीछे 2 मुलाजिम थे जिनके हाथों में भारी भारी शॉपर से। इसके मुलाजिम को जानती थी, इसलिए वो हैरत से इसे देख रही थी। ये कुछ सामान है, हमारे सरदार का जन्मदिन था आज, इसलिए हम खाना तकसीम कर रहे हैं, यह आप लोगों का हिस्सा है। मोहम्मद खादिम ने कहकर खानों से भरे शॉपर इसकी तरफ बढ़ाए। क़याम भी इसके साथ आकर खड़ा हुआ था। वो बैल की आवाज़ सुन चुका था। शुक्रिया। क़याम ने शॉपर्स इनके हाथ से लेकर नरम लहजे में कहा। क़याम ने शॉपर सहन में पड़ी चारपाई पर रखा। भीड़ ने बेसाख्ता चारपाई पर रखे इन शॉपर्स पे हाथ फेरा था। अम्मी मत बनाए आलू, खाना आ चुका है। क़याम ने ज़ोरदार आवाज़ पर किचन में मौजूद नाइला से कहा, जो हैरानी से किचन से बाहर आती शॉपर्स के ढेरों को देख रही थी। ये कहाँ से आए? नाइला ने हैरत से निकलते हुए हीर से पूछा। अम्मी, ये सरदार ख़जान के जन्मदिन की खुशी में आया है। क़याम ने मुस्कुराकर कहा कि इसे सरदार ख़जान बहुत पसंद था। हिंद ने चटाई बिछाई जो फटी हुई थी, लेकिन गुजारे लायक थी। इस पर खाना रखा। कुछ खाना खाला सुरैया की फ्रिज में रखवा दिया था। खाने का पहला लुकमा लेती हुई इसे जन्मदिन की मुबारकबाद देना नहीं भूली थी। मॉम, बहुत जल्द आपके पास आऊँगा, बस यहाँ कुछ काम है, ऐसे हैं कि मुझे ही देखने हैं। यहाँ से फ़ारिग होते ही पहली फ़्लाइट से आपके पास, फिर चाहे जितना मर्ज़ी देख लीजिएगा। गाड़ी से निकलता वो माँ को सफाइयाँ पेश कर रहा था। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। धीमे लहजे में कहकर फ़ोन बंद करके साथ आते खादिम को पकड़ा दिया। सरदार आज स्कूल के दौरे पे निकले हुए थे। स्कूल के हेड मास्टर से बात करता हुआ चौंका था। इसके साथ इसके गार्ड्स की एक भारी टीम और मीडिया वाले थे, लेकिन इसके चौंकने की वजह ग्राउंड में होते लड़कों की लड़ाई थी, जिन्होंने काफ़ी शोर मचा रखा था। प्रिंसिपल ने परेशानी से सरदार को देखा, जो लंबी पीछे इसे सख्त नज़र से देखता ग्राउंड की तरफ बढ़ा था। इसके पीछे सभी दौड़े थे, जहाँ वो तेज़ कदमों से बढ़ा था कि लड़कों की काफ़ी आवाज़ें आ रही थी। वहाँ पहुंचकर वो गुस्से से लड़कों की तरफ बढ़ा, जो बहुत सारे मिलकर एक लड़के को बहुत बुरी तरह मार रहे थे। छोड़ो इसे। इस लड़के को इन मुश्तिल लड़कों से पीछे करता वो भनका रहा था। इसकी सख्त दुरुस्त लहजे पर सभी चौंक कर सरदार को देखते पल में पीछे पीछे हुए थे। सरदार को तो इन्हें पता नहीं था। इन लड़कों को सद नज़रों से देखता वो नीचे जख्मी लेटे लड़के की तरफ बढ़ा। इस लड़के की तरफ बढ़ता देखा सब इस लड़के को उठाने लगे थे, लेकिन इसके हाथ के इशारे ने सबको वहीं रोक दिया था। इस लड़के के सर से खून बहकर गर्दन तक आ गया था। ऊपर वाला होठ सूजा हुआ था।
खादिम पुलिस को फ़ोन करो और इन लड़कों में से एक को इन लड़कों में से एक भी भागना नहीं चाहिए। इसके सरसपाट लहजे पे सबको साफ सूख गया था। जबकि खादिम सर हिलाता हुआ थोड़ा पीछे हुआ। अपनी पानी की बोतल वो ज़बरदस्ती इस लड़के के मुँह से लगा गया था। इस लड़के ने बहुत मुश्किल से सूजे हुए होठों से पानी पिया था। पसीने से तर चेहरे इस लड़के ने सर उठाकर अपने सामने खड़े निजात दहनता को देखा। सरदार ख़ज़ान तैमूर क़याम के होठ आहिस्ता से अपने सामने देखकर हिले थे। बच्चे आप ठीक हो? इसने इसे खड़ा करते हुए नरमी से पूछा। क़याम की आंखों से आंसू की झड़ी सी बहने लगी थी। फिर वो हुआ जो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। सबने साकित नज़रों से इस लड़के को सरदार के गले लगाते देखा। वो लड़का बेसाख्ता इसके गले लग चुका था। इसकी गर्दन से बहता खून सरदार की नई सफ़ेद शफाफ शर्ट को दागदार कर गया था। ए लड़के पीछे हटो, एक आदमी ने गुस्से से लड़के की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। लेकिन सरदार ने इसे सख्त नज़रों से देखकर फिर इस कमसन लड़के को देखा। फिर आहिस्ता से इसे खुद से अलग किया। धड़ धड़ सरदार की पिक्चर्स खींची जा रही थी। तब तक डॉक्टर भी आ चुका था। इसे अपनी निगरानी में क़याम की मरहम पट्टी करवाई थी। इन लोगों ने क्यों मारा तुम्हें? एक रिपोर्टर लड़के ने इससे पूछा। क़याम ने रिपोर्टर को देखने की बजाय सरदार ग़ज़ान को देखा। इसने नरमी से बताने का इशारा किया। मुझे यहाँ दाखिला लिए हुए पर ज़्यादा दिन नहीं हुए। पहले मैं दूसरे स्कूल में था, फिर मेरी आपी ने मुझे यहाँ एडमिट करवाया है। मैं जब से यहाँ आया हूँ ये लड़के मुझे गरीब बेचारा करके छेड़ते हैं। कभी मेरी नोटबुक फाड़ देते हैं तो कभी मेरा बैग पानी में फेंक देते हैं। मैंने बहुत बार इंतज़ामिया से शिकायत भी की, लेकिन किसी ने इनकी खाली स्टैंड तक नहीं लिया, इनके खिलाफ स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि ये सब अमीर घरानों से और मैं गरीब घराने से इस माशरे में गरीब की नहीं अमीर की सुनी जाती है, इसलिए मेरी भी किसी ने नहीं सुनी। वो कहते हुए एक सेकंड के लिए चुप हुआ। आज हमारा पेपर हो रहा तो ये सब बुक खोले वहाँ से देख देख कर लिख रहे थे। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं पानी के बहाने प्रिंसिपल को बुला लाया। उन्होंने गिरहान टीचर को सख्ती से डांटा और इन लड़कों के पेपर छीन लिए। ये इसी बात पर मुझे पीट रहे थे। इसने आंखों में आई नमी पीछे धकेलते हुए सिर्फ सरदार को देखते हुए बताया। बाकी वो किसी को नहीं देख रहा था। वो बता भी सरदार को रहा था। ग़ज़ान संजीदगी से लड़कों की तरफ मुड़ा, जो हाथ पुष्प पर बांधे सर झुकाए खड़े। इन लड़कों के पीछे इसके गार्ड थे, वरना उन्होंने भाग जाना था अब तक। इस लड़के को मारने का क्या हक बनता था तुम लोगों का? इसके दुरुस्त लहजे पर सब काँप कर रह गए। अगर वो जान से चला जाता तो कौन ज़िम्मेदार होता? ये दारा या यहाँ के निगरान जो एसी वाले कमरे में बैठे चाय नोश फरमा रहे थे, या फिर तुम्हारे वालिदैन? बोलो, जवाब दो, किसने हक दिया यूँ किसी पर तशद्दुद करने का? इंस्पेक्टर अरेस्ट हिम, जब तक मैं ना कहूँ इन्हें छोड़ना मत, ये मेरा ऑर्डर है। और यहाँ की इंतज़ामिया को अभी अभी फारिग करो। मुझे मेरी रियासत में ऐसे लोग नहीं चाहिए। दैट्स माई ऑर्डर। इंतहाई सख्त लहजे में कहता वो पलटा था। साथ साथ इसके गार्ड्स और मीडिया वाले भी थे। वो किसी के माफ़ी तरले सुनने का नहीं रुका था। फिर वो पलटा इसने क़याम को इशारा किया था। क़याम पैर घसीट कर इस तक आया। ये मेरा कार्ड रखो, मुझसे 3-4 दिन में मिलना। अभी 2-3 दिन में मैं फ़ारिग नहीं हूँ। ये मेरा पर्सनल नंबर है, ओके? इसके सर पे हाथ रखकर शफ़क़त से कहता वो वहाँ से तेज़ी से निकल गया। क़याम ने मुस्कुराकर सुनहरी ब्लैक कार्ड को देखा, जिस पर इसका नाम और नंबर दर्ज था। इसे ऐसे ही तो नहीं, पहली नज़र में अपना नया सरदार अच्छा लगा था। वो सबसे मुख्तलिफ और ख़ास था, यहाँ के लोगों से मुख्तलिफ। क़याम ने मुस्कुराकर इन लड़कों को देखा जो पुलिस के साथ जाते इसे वार्निंग देती नज़रों से देख रहे थे। जबकि वो सर झटकता हुआ नीचे गिरा, अपना बैग उठाने के लिए बढ़ा। अब इसे बहुत सा चलकर घर भी तो जाना था। हीर और नायला के आंसू नहीं रुक रहे थे क़याम को ज़ख्मी देखकर, जबकि वो बुखार से तपता इन्हें तसल्ली दे रहा था कि वो ठीक है। क़याम, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम दोनों जीते जी मर जाते। हमारा कौन है तुम्हारे सिवा? हम तो तुम्हारे सहारे ज़िंदगी जी रहे हैं। हीर इसके सर पर चेहरा रखे रोते हुए दर्द लहजे में बोल रही थी। क़याम ने माँ और बहन को तकलीफ़ से देखा। आप ही अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये हल्की हल्की चोटें मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दे रही। इसने नायला और हीर को देखते हुए इस जैसे इन्हें यकीन दिलाना चाहा। नायला को भी बुखार चढ़ चुका था बेटे को यूँ देखकर। इसकी चारपाई पर बैठी वो रोई चली जा रही थी। इनका रोना हीर और क़याम को बहुत तकलीफ़ दे रहा था। खुदा करे तुम्हें गर्म हवा भी न छूकर गुजरे क़याम। तुम हमारी आंखों की ठंडक, दिल का सुकून हो। तुम नहीं जानते तुम्हें ज़ख्मी देखकर हमारे दिलों पे क्या बीत रही है। ये हम भी जानते हैं। हमारा रब अल्लाह तुम्हारे हिस्से की सारी तकलीफ़ें तुम्हारी बहन की झोली में डाल दे। शू शू करती हुई उसका सर चूमती रोते लहजे में बोली कि क़याम ने बेसाख्ता कहा था, अल्लाह ना करे आप ही, मैं आपको और अम्मी को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। माँ बहन को देखता हुआ दिल में ही वो बोला था। नायला को सख्त बुखार चढ़ चुका था, जिसकी वजह से कपड़े सिलाई नहीं कर सकी थी। घर में खाने की कोई चीज़ नहीं बची थी। क़याम भी चारपाई पर था। मुख्तार चचा के पास जाते इसे शर्म आती थी कि पहले ही इनका बहुत उधार चढ़ चुका था इस पर। क़याम और अम्मी को दवा देकर वो घर से निकल चुकी थी कि शाम के खाने का कोई सामान नहीं था घर पर। मुख्तार चचा की बजाय दुकान पर इरफान को देखकर वो दरवाजे पे ही रुक गई। आ जाओ हीर बीबी, तुम तो
तुम तो अब दिखती भी नहीं हो। इरफान इसे देखकर चेयर से उठकर मुस्कुराते हुए बोला। हिरण ने काली चादर को माथे तक खींचा और इन्हीं कदमों से वहाँ से चली गई, जबकि इरफान पीछे से आवाज़ें देता रह गया। सड़क के किनारे सर झुकाए वो चलती जा रही थी। दिल में बहुत गुबार जमा हो चुका था। वो किसी सुनसान जगह पर बहुत सा रोना चाहती थी। हीर रज़ा पुलिस वैन से निकलते आदमी को देखकर वो डर कर चलती 3-4 कदम पीछे हुई थी। डर गई मुझे देखकर, इतना डरावना चेहरा है क्या मेरा? इसे करीब आता वो मुस्कुरा कर बोला। हीर की जान हवा हुई थी। इसे यूँ सड़क पर अपने सामने देखकर वो तो उसे भूल चुकी थी। इधर आकर मेरी बात सुनो। इसके पसीने से भीगे चेहरे को देखकर राना संजीदगी से बोला। आपको क्या बात करनी है मुझसे? नज़रें ज़मीन पर जमाए हुए धीमे लहजे में बोली। उसे राना से जान छुड़वाना आसान नहीं रहता। इधर आकर बात सुनो, वरना तुम्हारे केस की फाइल अभी भी मेरे दराज से पड़ी है। चाहूँ तो अभी तुम्हें गिरफ्तार कर लूँ, कोई रोकने वाला नहीं होगा मुझे। कमीन की मुस्कान से उसके बदहवास चेहरे को देखते हुए बोला। बैठो। सामने बड़े बेंच की तरफ इशारा करते हुए बोला। हीर होंठ बेचे खाली पड़े बेंच पर बैठ गई। पूरा वजूद किसी पत्ते की तरह काँप रहा था। एक पैर बेंच पर रखता वो झुका। तुम जानती हो ना, तुम नशा बेचती पकड़ी गई हो, लेकिन मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया क्योंकि मुझे तुमसे एक काम था। लेकिन अगर तुमने मेरा वो काम ना किया या इनकार किया तो 20 साल के लिए जेल में डालूंगा और तुम्हारे भाई और माँ को भी जेल में डाल दूंगा। चीज़ें हीर भी क्या होगा? मुंह झुके वो बड़े डरमाई अंदाज में उसका दिमाग ट्रैप कर रहा था। हीर का रंग एकदम से साया पड़ा था। होठ नीम वाक़ई फैली फैली आंखों से उसे देखी गई। तुम ऐसा नहीं चाहती? उसने मुस्कुराकर पूछा। हीर ने मैकेनिकी अंदाज में सर नफ़ी में हिलाया। वो मुस्कुराया कि ये लड़की हद से ज़्यादा मासूम थी। जैसी लड़की इसे चाहिए थी, इसे मिल चुकी थी। वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन काम चल सकता था। खाना और बहुत सारे पैसे चाहिए ना तुम्हें? अपनी माँ का इलाज भी तो करवाना है तुम्हें। इसने हीर के निढाल चेहरे को देखते हुए पुरसारियत से पूछा। दब के घूंट फिरती वो फ़कत सर हिला गई। तो जो मैं कहता हूँ वो करो। ये फ़ाइल पकड़ो, इसमें मौजूद मवाद को अच्छे से पढ़ लो। लेकिन याद रखना, अगर तुमने इनकार किया तो तुम जेल में जाओगी और तुम्हारी माँ सदमे से मर जाएगी, वो भी भूखी प्यासी। और तुम्हारा छोटा सा भाई, इसका क्या होगा? इनकी मौत की ज़िम्मेदार होगी हीर रज़ा। वो अजीब से लहजे में बोला था, जिस पर इस निढाल लड़की का दिल खौफ से लरज़ा था। जाओ अब और शादी की तैयारी करो। वो फिर से अजीब से लहजे में बोला था। शादी? इसके लदरते और खौफज़दा लहजे पर वो मुकरा कहकमा लगाते हुए उठा था। इस फाइल में एक शख्स की तस्वीर है। इसे देख लो, इसके बारे में जान लो, क्योंकि आज से 10 दिन बाद इससे तुम्हारी शादी होगी। राना कहता हुआ वहाँ से निकल गया था। वो साकत बैठी अपनी काली चादर को मुट्ठियों में बींच कर रह गई। ये वो क्या कह गया था? वो काँपते होठों पर हाथ रखे वहाँ से भागी थी। लेकिन क्या वो इससे भाग सकती थी जिसके जुंगल में पूरी तरह फँस चुकी थी? सरदार और शाइना आज लंच पर आए हुए थे। शाइना ब्लैक सूट पर ऊपर ब्लैक ही दुपट्टा, जिसके बॉर्डर पर शीशों का काम था, उड़े बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कातिल निगाहें सामने बैठे दिलरुबा शख्स को देखकर मुस्कुरा रही थी। वो ब्लैक शर्ट ब्राउन पैंट में मलबूस फ़ोन पे कुछ तेज़ से टाइप कर रहा था। सरदार गजान, मेरा ख्याल है हम डिनर पर आए हैं। शाइना ने मेनू कार्ड देखते हुए उसे मुतवज्जा किया। एक ज़रूरी ईमेल रीड कर रहा हूँ। आई नो डिनर पर आए हैं हम। इसने मसरूफ़ से अंदाज में इसके सवाल के जवाब में कहा। गार्ड्स एक तरफ़ा होकर खड़े थे। सदर आप क्या खाएँगे? शाइना ने वेटर को अपनी डिशेज़ नोट करवा कर इससे पूछा। ओनली ब्लैक कॉफ़ी। हुस्नो मोबाइल में उँगली चलाते वो बोला था। शाइना खानम ने होंठ भींचकर इसे देखा, जिसके सिल्की बाल माथे पे बिखरे इसे और वजिया बना रहे थे। सदा आप मेरे साथ लंच पर आए थे ना? आए थे ना कि कॉफ़ी पर? दोपहर को ओनली कॉफ़ी लेता हूँ मैं डियर। मोबाइल पॉकेट में रखता हुआ हल्की मुस्कान से बोला। शाइना भी मुस्कुराई। सदर आपको डाइटिंग की ज़रूरत नहीं है। उसकी कसरती वजह को देखते ही बेबाकी से बोली, जबकि उसे एक नज़र देखकर वेटर के हाथ से कॉफ़ी का बड़ा सा कप उठा गया था। सारा टाइम शाइना ही बातें करती रही और वह सही लाकर सुनता रहा। ध्यान अपनी माँ की तरफ था, जिन्हें हल्का सा मौसमी बुखार था। इसे फबिया ने बताया था। तब से इसका ध्यान किसी काम में नहीं लग रहा था। दिल कर रहा था सब चीज़ों को भाड़ में झोंकर खुद उड़कर माँ के पास चला जाए। 10 दिन काम का शेड्यूल काफ़ी सख्त था। 11वें दिन वो अपनी माँ के पास होगा। दिल को तसल्ली देकर वो कॉफ़ी के छोटे-छोटे घूँट भरकर दिलकशी से मुस्कुराया था, क्योंकि इसे अपनी माँ की कोई बात याद आ गई थी। इसके मुस्कुराने पे शाइना भी भरपूर मुस्कुराहट से हँसी। इसे लगा वो उसके जोक पर हँसा है। हीर ने डर से राना की दी हुई तस्वीर रास्ते में कहीं फेंक दी थी। वो ऐसे कैसे कर सकता था इसके साथ? शादी जैसा लफ्ज़ इसे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए था। इसके कंधों पे बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ थी। इन्हीं सोचों में थी जब क़याम के चिल्लाने की आवाज़ पर वो भाग कर नीचे आई, जहाँ नाइला बेगम सीने पे हाथ रखे जैसे अपनी आखिरी सांसों में हो। क़याम, अम्मी को क्या हुआ है? चिल्लाकर वो नाइला बेगम को थाम गई थी। पता नहीं, अम्मी को अचानक से दर्द होना शुरू हो गया है। क़याम ने रोते हुए उसे बताया। क़याम, जाओ रिक्शा लेकर आओ, अम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हीर के चिल्लाने पर क़याम उठा था। जब नाइला ने कराते हुए इसका हाथ थामा,